नमस्कार दोस्तों, प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में जो वाराणसी में काशी तमिल संगम जो शुरू किया गया है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या मायने हैं। जो बात कही जा रही है कि ये काशी और तमिल के रिश्तों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, या काशी और तमिल का जो इतिहास में रिश्ता था उसे खोजने का प्रयास है, उसकी पुष्टि करने का प्रयास है, और उसके साथ साथ इन दोनों के रिश्तों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। क्या चीज? काशी तमिल संगमम। तो यही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि जो दो संस्कृतियों के मेल की जो बात की जा रही है या संगम की जो बात की जा रही है, इसका इतिहास क्या है और इसका वर्तमान क्या है, इसके क्या मायने हैं, क्या मायने हो सकते हैं इसके कि काशी तमिल संगम क्यों शुरू किया गया। तो यही आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। काशी तमिल संगमम या संगम, या इसे समागम भी कह सकते हैं आप। तो इसको शुरू करने वाले कौन है? शुरू करने वाला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, और इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इसे शुरू किया गया है। किस पे आधारित है ये? एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। और हम सब जानते ही हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसे शुरू किया गया है, और इसके सहयोगकर्ता कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के सहयोग से काशी तमिल संगम को आयोजित किया जा रहा है, या उसका आयोजन हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है। ये करीब करीब 1 महीना चलेगा इसका आयोजन, 1 महीना चलेगा। और 1 महीना जो चलेगा ये वाला, तो ये महीना तमिल में कार्तिक मास का महीना है। बड़ा पवित्र माना जाता है कार्तिक मास का महीना तमिलनाडु में या तमिल लोगों के बीच में। तो इस अवधि के बराबर होगा ये 1 महीना जब चलेगा। करीब 1 महीने का इसका टाइम पीरियड रखा गया है। इसका उद्देश्य, जैसा कि हमने बताया कि सांस्कृतिक कड़ी को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, या इन दोनों के जो काशी, जिसे हम वाराणसी कहते हैं आज, वाराणसी और तमिल, या काशी और तमिल के जो इतिहास में रिश्ते थे, क्या रिश्ते थे, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि इस काशी तमिल संगम से किसका? तमिल भाषा का भी विकास होगा। कैसे विकास होगा? इसका एक उदाहरण हम ऐसे देख लेते हैं कि जैसे अभी इसका उद्घाटन किया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन के अवसर पे हमने देखा कि जब भाषण दिए जा रहे थे तो 2 अनुवादक थे, एक हिंदी और एक तमिल भाषा का अनुवादक। तो मंच से तमिल भाषा भी बोली जा रही थी और हिंदी भाषा भी बोली जा रही थी। तो इससे क्या हुआ? उत्तर भारत के लोग या वाराणसी में जो मौजूद लोग होंगे उस समय, तो वो तमिल भाषा को भी सुन रहे होंगे, और हो सकता है किन्हीं लोगों में उसको सीखने की वो भी इच्छा भी जाग गई होगी या जाग सकती है। तो इस तरीके से तमिल भाषा का भी इससे विकास होगा, ऐसा शिक्षा मंत्रालय का कहना है। और ये शिक्षा मंत्रालय के अनुसार ये नई जो शिक्षा नीति आई है भारत सरकार की 2020, उस शिक्षा नीति के अनुरूप है ये। वो शिक्षा नीति कहती क्या है कि शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण कैसे? कि ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पर ही फोकस किया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। यानी कि समग्रता से सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं और उसी के अनुरूप पढ़ाया जाए। ऐसा नई शिक्षा नीति कह रही है कि समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षा के प्रति। तो आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान है, उसके बीच तालमेल बिठाना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? आज वर्तमान में हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, और इसको तमिल जो काशी तमिल संगमम है, इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान का जो अतीत से जुड़ाव करने की कोशिश की जा रही है। किसके माध्यम से? काशी तमिल संगम के माध्यम से। तो ये आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान के बीच तालमेल बिठाना, ऐसा ना हो कि आधुनिक को ही हम पकड़ते जाएं और जो हमारी विरासत है या संस्कृति है
उसको हम छोड़ दें। किसके चक्कर में? कि आधुनिकता के चक्कर में नहीं। हमें ऐसा करना है, ये शिक्षा नीति बताती है कि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति पर भी ध्यान देना है, उसको भी बनाए रखना है, अच्छे उसके जो पक्ष हैं उनको। और इसके कार्यक्रम क्या होंगे? इसमें शैक्षणिक सेमिनार होंगे। दक्षिण भारत का जो शास्त्रीय संगीत है उसके कार्यक्रम किए जाएंगे इसमें। इसके साथ साथ ही वाराणसी के धार्मिक और व्यापारिक केंद्रों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो है इसमें तमिल के जो धार्मिक और व्यापारिक जो केंद्र हैं उनका भी इसमें प्रदर्शन होगा, उनको दिखाया जाएगा। और लोक कला से जुड़े कार्यक्रम होंगे, नृत्य है, गायन है, साहित्य है, इस तरीके के इसमें कार्यक्रम होंगे। और इसके साथ साथ तमिलनाडु के जो हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो हैं लोग, उनके जो उत्पाद होंगे उनको बेचने के भी जो है यहाँ पर स्टॉल लगाई जाएंगी। वो लोग भी आएंगे इसमें, कारीगर भी होंगे इसमें, व्यवसायी भी होंगे इसमें, शिक्षा से जुड़े भी लोग होंगे, अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। और वो इससे क्या होगा? वहां के लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोग भी देखेंगे, अच्छा ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, तो बुनकरों का आपस में जुड़ाव हो सकता है, या बुनकर वहां से कुछ सीख सकते हैं। वाराणसी के बुनकर तमिलनाडु से, तमिलनाडु के बुनकर वाराणसी से। तो इस तरीके से इसमें करीब करीब जो शिक्षा मंत्रालय ने बताया है, इसमें लगभग 2500 यानी 2500, तो लगभग 2500 लोग आएंगे इसमें 12 ग्रुप में। और उनका ये सेमिनार शैक्षणिक उनको दिखाया जाएगा कि काशी में क्या क्या है, मंदिर दिखाए जाएंगे, इसके अलावा अयोध्या भी दिखाई जाएगी उन्हें, ऐसा शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। आगे तो हम खोजते हैं कि काशी और तमिलनाडु का संबंध है क्या। तो पहली बात तो दोनों ही ज्ञान के केंद्र हैं। तमिलनाडु का कांचीपुरम और काशी दोनों ही ज्ञान के केंद्र हैं, धार्मिक नगरी है। दोनों के बीच जुड़ाव जो है हमें जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। कैसे? कि साहित्य जो तमिलनाडु का साहित्य है और काशी का जो साहित्य है, वो दोनों जब लिखे जा रहे हैं तो उनके विषय समान विषय हैं, दोनों के एक जैसे विषय पर लिखे जा रहे हैं लगभग लगभग। इसके साथ साथ तमिलनाडु के जो गांव हैं, उनके गांव में हर एक मतलब किसी ना किसी गांव के नाम के पीछे काशी जुड़ा होता है, या वहां काशी नाम गांव से जुड़ा होता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में शिव काशी नाम से एक पवित्र स्थान है। तो यहां देख रहे हैं हम सब में काशी नाम आ रहा है, या काशी गांव में काशी के नाम की उपस्थिति है, शिव काशी नाम एक पवित्र स्थान है वहां पर। और इसके साथ साथ वहां के जो परिवार हैं वो अपने बच्चों का नामकरण जब करते हैं तो इस तरीके के लगभग ऐसे नाम रखते हैं कि कैलाशनाथ, काशीनाथ, जैसा कि वाराणसी में लोग रखते हैं अपने बच्चों का नाम। तो ये सब क्या है? ये जीवन के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, वहां हमें दिख रहा है कि हाँ इस तरीके से लोग काशी को अपना रहे तमिलनाडु के लोग। इसके अलावा काशी और तमिल का संबंध हमें दिखता है कि आज का कोई संबंध नहीं है, सदियों पुराना संबंध है, हजारों वर्ष। तो उसमें चोल काल जब पड़ता है, चोल शासन, तो उनके जो शिलालेख हैं उनमें भी वाराणसी का जिक्र किया गया है। तो दक्षिण भारत में चोल शासन जहां था, उनके शिलालेख में क्या हो रहा है? वाराणसी का जिक्र हो रहा है। दोनों धार्मिक रूप से दोनों में समानता पाई जाती है, तो पता ही है हमें। इसमें काशी में क्या है? बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, और उधर तमिल में रामेश्वरों का मंदिर है। तमिलनाडु में कई जगह काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर मौजूद हैं। वाराणसी और तमिलनाडु में काशी नाम से प्रसिद्ध है। कहां? तमिलनाडु में वाराणसी को हम तो यहाँ वाराणसी कहते हैं, बनारस कहते हैं, परंतु तमिलनाडु में लोग बनारस या वाराणसी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं काशी। तो वहां तमिलनाडु में वाराणसी को किस नाम से जान रहे हैं? काशी के नाम से। ऐसे ही जो कैसे काशी जो धार्मिक नगरी है, विद्या का जैसे शिक्षा का केंद्र माना जाता है, तो ऐसे ही कांचीपुरम जो है तमिलनाडु का, वो भी विद्या का केंद्र है। दोनों की भी समानता दिख रही है हमें। इसके साथ साथ काशी में जो तमिल लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में काशी में तमिल लोग निवास कर रहे हैं, रहते हैं, और वो आज से नहीं रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों साल हो गए उन्हें यहां रहते हुए। करीब 200 परिवार जो है, करीब 200 परिवार तो काशी में यानी वाराणसी में तमिल परिवारों के रहते हैं। और वो जो है काशी विश्वनाथ से भी जुड़े हुए हैं, जो मंदिर है उससे जुड़े हुए हैं। वहीं पे काशी में यानी कि वाराणसी में एक मोहल्ला है,
ये क्षेत्र है जिसे हनुमान घाट के नाम से जाना जाता है। इस हनुमान घाट में तमिल परिवारों की बहुलता है। इन तमिल परिवारों की बहुलता के कारण ही इसे लघु तमिलनाडु कह रहे हैं। देख रहे हैं कि काशी में तमिलनाडु आ गया, किस नाम से क्या जान रहे हैं हमसे? लघु तमिलनाडु के नाम से। और ये तमिलनाडु के लोग जब काशी में रहते हैं तो वहां पर ये वाराणसी या काशी की संस्कृति तो अपनाते हैं, साथ ही साथ अपनी तमिलनाडु की संस्कृति को भी इन्होंने बनाए रखा है वहां पर। तो इस तरीके से दोनों की जो संस्कृति है उनका तालमेल बिठा रहे हैं। ऐसे ही काशी के लोग जो है धार्मिक कारणों से कहां जाते हैं? रामेश्वरम जाते हैं। कहां जाते हैं? रामेश्वरम जाते हैं धार्मिक कारणों से काशी के लोग, या उत्तर भारत के लोग अपनी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए रामेश्वरम की यात्रा करते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के लोग या दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारतीय जो हैं वो लोग काशी आते हैं। आगे अब जब हम एक बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव की आज्ञा से अगस्त ऋषि थे, वो भगवान शिव की आज्ञा से तमिलनाडु की यात्रा करते हैं। शास्त्रों में या पुराणों में इनका जिक्र मिलता है, या ऐसे किंवदंती भी मानते हैं कुछ लोग। तो भगवान शिव की आज्ञा से ऋषि अगस्त जो है दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये कहां से? उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जा रहे हैं। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो तिरुपति है वहां अपना आश्रम स्थापित कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि तमिलनाडु से उत्तर भारत में जो है तमिल लोग आ रहे हैं। अब इधर देख रहे हैं प्राचीन समय में कि यहां से उत्तर भारत से अगस्त ऋषि दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं और भगवान शिव से ये तमिल भाषा का ज्ञान लेकर के उस तमिल भाषा के ज्ञान के माध्यम से वहां तमिल भाषा का विकास कर रहे हैं। वहां पर संगम की सभ्यता का स्थापना कर रहे हैं, संगम समागम करवा रहे हैं ये। तो इसीलिए इन्हें तमिल भाषा के पितामह कहा जाता है, अगस्त ऋषि को। आगे जब देखते हैं काशी और तमिल का संबंध जो है, तो एक राजा पराक्रम पांड्यन थे, 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के मदुरै के आसपास के क्षेत्र में वो शासन कर रहे थे। अब शासन कर रहे थे तो इनकी इच्छा होती है कि भगवान शिव का एक मंदिर बनाना है, और ये भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं। 1456 ईस्वी में तेनकाशी में काशी विश्वनाथ की स्थापना कर रहे हैं, या काशी विश्वनाथ मंदिर की निर्माण करते हैं, ये शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के बाद इसको पूरा करवाते हैं कौन? कुलशेखर पांड्यन 1462 ईस्वी में। तो राजा पराक्रम पांड्यन 1456 ईस्वी में तेनकाशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण शुरू करवाते हैं, और 1462 ईस्वी में राजा कुलशेखर जो पांड्यन है वो इसको पूरा करवा रहे हैं। इस मंदिर के शिलालेख पर वाराणसी को उत्तर काशी के नाम से उत्कीर्ण किया गया है, और वहीं तेनकाशी को दक्षिण काशी के नाम से। देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मंदिर में वाराणसी को किसके नाम से? उत्तर काशी के नाम से। और जो तमिलनाडु का जो तेनकाशी है, जहां पर ये बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को निर्माण किया था, उसको कह रहे हैं क्या? दक्षिण काशी। उत्तर काशी, दक्षिण काशी, इसी का जुड़ाव किसके माध्यम से कराने की कोशिश जो खोजा जा रहा है, इतिहास में क्या जुड़ाव था? काशी तमिल संगम के नाम से जो कार्यक्रम हो रहा है। एक किंवदंती इसमें भी है कि जो राजा पराक्रम पांड्यन थे, इनकी इच्छा हुई कि मैं शिवजी का मंदिर बनवाऊंगा, और शिवजी का मंदिर बनवाने के लिए काशी की यात्रा करते हैं। काशी से शिवलिंग ले जाने के लिए काशी आते हैं या वाराणसी आते हैं, वाराणसी से ये शिवलिंग ले जा रहे होते हैं। ये किंवदंती है, कितनी सच्चाई है कितना ये झूठ है पता नहीं है। सच्चाई हो भी सकती है और झूठ भी हो सकता है, कोई पता नहीं। तो किंवदंती है तो किंवदंती की तरह ही हम इसे देखते हैं कि राजा पांड्यन जो है शिव जी का मंदिर बनवाना चाह रहे हैं। मंदिर बनवाने के क्रम में ये जो है वाराणसी की यात्रा करते हैं, वाराणसी से शिवलिंग ले जाते हैं, और ले जाते एक जगह जब ये थक जाते हैं तो थकने के बाद ये क्या करते हैं? कुछ विश्राम करने की सोचते हैं, और विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम फरमाते हैं।
जब ये सोचते हैं चलो बहुत देर आराम हो गया, अब यात्रा शुरू की जाए पुनः, जब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं यात्रा को, तो ये जिस गाय पर शिवलिंग को ले जा रहे होते हैं वो गाय आगे जाने से मना कर देती है कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। ये काफी कोशिश करते हैं गाय को आगे ले जाने की, पर गाय नहीं जाती आगे। तो फिर ये भगवान शिव की इच्छा समझ के इसको कि भगवान शिव की यही इच्छा है कि मैं यहीं पर इस शिवलिंग को स्थापित कर दूं, और उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करके उस मंदिर का निर्माण कराते हैं, और वो कहलाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। और जिस जगह पर इस काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करते हैं ये, उस जगह को शिव काशी के नाम से जानते थे। जो और ये निर्माण क्यों कराया था, इसलिए कराया था कि जो तमिलनाडु के जो भक्त थे, शिव भक्त, वो जो काशी नहीं आ पाते थे या वाराणसी नहीं आ पाते थे, उनके लिए इन्होंने वहां मंदिर स्थापित करवाया या मंदिर का निर्माण करवाया था कि जो नहीं जा सकते वो यहां दर्शन कर लें बाबा के या शिव जी के या भगवान के। इसके अलावा पांड्यन राजवंश के जो पीछे हुए पांड्यन राजवंश थे, उन्हीं पांड्यन राजवंश के राजा अधिवीर राम पांड्यन ने काशी की यात्रा कर रहे हैं वो भी आगे चल के, और काशी की यात्रा करते हैं तो आगे चल के जब काशी की यात्रा से लौट रहे होते हैं ये 19वीं शताब्दी में, तो ये तेन काशी में एक और शिव मंदिर बनवा रहे हैं। और इन्हीं के जो पूर्वज थे, पिछले अभी हम जान के आए हैं, इन्हीं के पूर्वजों ने क्या किया था, शिव काशी की स्थापना की थी। तो ये तेन काशी की, यहां पर भी नाम है तेन काशी और यहां पर शिव काशी। तो इन्होंने इनके द्वारा अधिवीर राम पांड्यन के द्वारा तमिल काव्य छंदों में स्कंद पुराण जो है उसका काशी कदम लिखा। क्या लिखा उस पुराण का, काशी कदम व्याकरण। और आगे तमिल संत थे एक शिव वक्यार की जो तमिल कृति है एक उनकी, काली थोगई। काली थोगई में वाराणसी के महत्व को दर्शाया गया है, उसका उल्लेख किया है ना उन्हें, किसने, शिव वक्यार ने। ऐसे ही थुत्तुकुड़ी जिले के जो एक कवि थे जो शैव मतानुयायी थे, कुमारा गुरुपारा 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु से काशी आ रहे हैं, और काशी आने के बाद यहां पर केदार घाट और विश्वेश्वर लिंगम के अभिषेक के लिए जगह मांग रहे हैं, और जगह के लिए ये वहां की जो रियासत थी उसके साथ बातचीत करते हैं। और यहां फिर ये जब वापस जाते हैं तो कई सारे मठों की स्थापना करते हैं ये वहां पर। मठों की स्थापना के साथ साथ ये एक रचना करते हैं, क्या, कलाम बगम, जो काशी पर कविताओं का एक संग्रह है। ये कौन कर रहे हैं, कुमारा गुरुपारा के द्वारा कलाम बगम काशी पर कविताओं का एक संग्रह बना रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं हमें समझ में आया होगा आज की क्लास कि क्या है, और हमने ये भी जान लिया कि इतिहास में क्या रिश्ते थे, किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए थे, लोग वहां से यहां आते हैं और यहां के लोग वहां जा रहे हैं। इसी को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है काशी तमिल संगम के माध्यम से। इसके माध्यम से जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो खाई लोग जो बनाने की कोशिश करते हैं उसको पाटने का प्रयास है एक तरीके से, या जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ करने का प्रयास है। ये दोनों की संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, दोनों का मेल कराने का प्रयास है। हालांकि आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि ये एक चुनावी आयोजन है, चुनाव में लाभ लेने के लिए किया गया है, परंतु हमें इसके सकारात्मक जो पक्ष है उस पर ध्यान देना है। तो धन्यवाद।